जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और ये हमारी तीसरी वीडियो है इस कोर्स की। बेन फीड के लिए रेस्टोरेंट ओपन करता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं पहले 2 चैप्टर्स को। फीड के पास $10 मिलियन हैं ड्रग कैश के जो वो लॉन्डर करना चाहता है क्योंकि उसके लिए यूज़लेस है बगैर लॉन्ड्रिंग के, और बेन उसका दोस्त है जो उसे लॉन्ड्रिंग के लिए हेल्प करेगा और अपना कट उससे लेगा। और 3 स्टेजेस होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। आज जो है बेन उसे हेल्प करेगा फर्स्ट स्टेज में, प्लेसमेंट में। अब बेन कहता है कि रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। अब रेस्टोरेंट ही क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट जो है ये कैश इंटेंसिव बिजनेस है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है कैश में होती हैं क्योंकि लोग खाना खाने के लिए आते हैं, वो ज़्यादा पेमेंट जो करते हैं वो कैश में करते हैं। तो बेन कहता है कि आप रेस्टोरेंट ओपन करो। रेस्टोरेंट में ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको रोज़ की ट्रांजैक्शन जो आपकी हुई है या रोज़ का प्रॉफिट आपका $1000 है, तो बैंक को बताना है कि मेरा $9000 प्रॉफिट हुआ है, 8000 हुआ है, 7000 हुआ है। तो वो और बाकी के कहाँ से कवर करेंगे? वो जो 10 मिलियन इसके पास पीड के पास हैं, तो वहाँ से वो उस कैश से ये जमा करवाता रहेगा, डिपॉजिट करवाता रहेगा अपने अकाउंट में। तो उससे रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए क्या होगा कि एक कंपनी रजिस्टर करेगा रेस्टोरेंट के नाम पे। बेन उसके लिए ओपन करेगा एक कंपनी, और फिर उसका बिजनेस अकाउंट, उस कंपनी के नाम पे वो बिजनेस अकाउंट ओपन होगा और बैंक में, और उन्हें बताया जाएगा कि हमारा बिजनेस जो है ये रेस्टोरेंट है। और उसके बाद बैंक को बताया जाएगा कि सोर्स ऑफ फंड, वही जो हमने डिस्कस किया था कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो कैश डिपॉजिट होगा जो हमारे फूड सेल से या हमारे रेस्टोरेंट की सेल से कैश आएगा, वो हमारा सोर्स ऑफ फंड है। अब यहाँ तक बात ठीक है, नॉर्मल लेजिटिमेट बिजनेसेस भी यही करते हैं। अब देखें, रेस्टोरेंट जो है वो रियल होगा लेकिन जो प्रॉफिट है वो फेक होगा। कैसे? अब मे बी पीट को प्रॉफिट ना हो, मे बी पीट को लॉस हो शुरू में, मे बी लेट से उसे $1000 रोज़ का लॉस हो रहा है, लेकिन वो बैंक को बताएगा कि मुझे आज $9000 प्रॉफिट हुआ है, आज 8000 हुआ है, आज $8500 प्रॉफिट हुआ है। तो ये इस तरह के डिफरेंट प्रॉफिट वो जनरेट करके वो बैंक को बताता रहेगा। वो और वो कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, उसके जो कैश पाइल उसने इकट्ठा किया हुआ है, जो $10 मिलियन है वहाँ से वो, क्योंकि यही तो काम उसका, यही तो वो चाह रहा है कि उसे लॉन्डर करे। अच्छा, तो क्या लोग क्या देखेंगे कि रियल कस्टमर है, रियल स्टाफ भी रियल होगा, स्टाफ को नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, उनकी सैलरीज वगैरह भी जा रही हैं सारी। और असल में क्या हो रहा है कि एक सेल्स रेवेन्यू के आड़ में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो अगर इस सारे प्रोसेस में फॉर एग्जांपल पीट को नुकसान भी होता है, मे बी उसका रेस्टोरेंट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो ब्रेक इवन पे है, ब्रेक इवन में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो अगर वो कस्टमर अपने जो स्टाफ है उसकी सैलरीज वगैरह प्रॉफिट से देता रहता है, बाकी वो अपने कैश को लॉन्डर करता है, तो ये भी उसके लिए एक बुरी डील नहीं है। और मे बी उससे अगर लॉस भी हो रहा है, तो अगर उससे $10 मिलियन में से $2 लाख अगर लॉस भी हो जाए, तो ये उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा फिर भी। तो यहाँ पे अब पहली स्टेज आती है प्लेसमेंट, जो हमने डिस्कस किया था, पीएलआई, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे इलीगल मनी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। वो यहाँ पे इस एग्जांपल में कैसे करवाई गई है? इस एग्जांपल में पीट जो है वो डिपॉजिट करवा रहा है कैश को बैंक में, कह के कि ये रेस्टोरेंट की जो प्रॉफिट है या रेस्टोरेंट की जो सेल है वहाँ से आया है। तो ये हो गई प्लेसमेंट। सो पीट जो है वो प्लेसमेंट कर रहा है, और ये सबसे जो है ना डेंजरस है, क्योंकि मनी अभी तक डर्टी है और यहाँ पे पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट न किया जाए। वरना बैंक को पता चल जाता है, लेकिन अगर बैंक स्टाफ को पता नहीं चलता, ईएमएल स्टाफ को, तो फिर यहाँ से डिपेंड करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर रहा है। इन दिस केस बेन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस काम में, तो वो एक उसने एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया है। उसने जल्दी नहीं की कि डायरेक्टली जाके, उसने एक पूरा सोर्स बनाया है इसके फंड्स का, तो वहाँ से वो डिपॉज़िट करवा रहा है। पेड के लिए काफ़ी ईज़ी हो गई प्लेसमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, जहाँ पे डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इवन अगर बैंक का स्टाफ चेक करना चाहे या रेस्टोरेंट को, तो वो चेक भी कर सकते हैं कि वहाँ पे आवाम आ रही होगी, लोग खाना खा रहे हैं, और रेस्टोरेंट रियल में एग्ज़िस्ट करता है, कोई घोस्ट रेस्टोरेंट नहीं है। तो अब प्लेसमेंट का फ़्लो क्या है? ड्रग कैश जो है वो पड़ा हुआ है, जो ड्रग कैश है वो उसका पाइल है, उसको कवर करने के लिए रेस्टोरेंट रजिस्टर करवाया गया है, और उसका डेली डिपॉज़िट जो है वो बैंक में हो रहा है, और वो कैसे रिज़ल्ट जो है वो बिज़नेस अकाउंट उसमें डिपॉज़िट करवाया जा रहा है। तो ये हो गया प्लेसमेंट का फ़्लो। जो स स्टेज 1 है वो पीड की कंप्लीट हो गई है।
अच्छा, अब इसमें ये है कि ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि पीट ने एक दिन में, क्योंकि अब उसके पास $10 मिलियन है। अब वो $10 मिलियन को वो प्रॉपर्ली रोज़ थोड़े-थोड़े करके जमा करवाता रहेगा और ये लॉन्गर टर्म में पीट लेकर जाएगा। अब उसने ये तो नहीं कि वो ड्रग का जो अपना बिज़नेस है वो ख़त्म कर दिया है, तो वो भी चल रहा है, तो मज़ीद मनी आती जाएगी, तो ये एक पूरा सर्कल होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि शुरू में पीट ना पकड़ा जाए और बाद में पकड़ा जाए। ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि कैसे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं इवन के बाद में, काफ़ी अरसा बाद, जो प्लेसमेंट में नहीं पकड़े जाते या लेयरिंग में, तो बाद में कैसे उन्हें पकड़ा जाता है या कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, अब बेन उसे कहता है पीट को कि कभी भी $10,000 या उससे ज़्यादा की रकम जमा नहीं करवानी। तो वो क्यों कहता है जमा नहीं करवानी? क्योंकि यूएस में रूल है और बाकी कंट्रीज़ में भी सेम रूल है, लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। उसे कहते हैं सीटीआर, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस अगर कैश डिपॉजिट करवाता है बैंक में, यूएस के किसी भी बैंक में अगर कैश डिपॉजिट करवाएगा 10,000 या उससे ज़्यादा 24 घंटों के अंदर, तो बैंक का जो एएमएल स्टाफ है, जो एमएलआरओ है या एएमएल ऑफिसर है, वो डेडिकेटेड एएमएल ऑफिसर, वो सीटीआर, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट करेगा जो एफआईयू है, यूएस में जो एफआईयू है जिसे फिनसेन बोला जाता है, फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क, तो वहाँ पे वो उन्हें रिपोर्ट करेंगे। तो अब रिपोर्ट से क्या होगा कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर किसी बंदे के बाद वो नाम की रिपोर्ट्स अगर बार बार जनरेट हो रही हैं, तो वो फाइनली उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये इतने पैसे इसके पास कहाँ से आ रहे हैं, तो वो पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। तो ये सीटीआर है, इसे सीटीआर कहते हैं। तो क्रिमिनल्स होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं, वो 10,000 के थ्रेशोल्ड से बचने की कोशिश करते हैं, तो वो कम अमाउंट जमा करवाते हैं। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि जो बड़ी रकम है वो एकदम से डिपॉज़िट नहीं होती, तो चांसेस होते हैं कि अगर वो स्लो भी अगर डिपॉज़िट करवा रहे हैं, तो किसी न किसी जगह पे पीट या उस तरह के बाकी क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे। बहरहाल ये सीटीआर है। अच्छा, अब क्या होता है, सीटीआर करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये मैंडेटरी रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, एफआईयू को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, जो कि फिनसेन है यूएस में, उसे जमा करवाना। यूनाइटेड स्टेट में ये 10,000 है, डिपेंड करता है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होगी। अच्छा, अब लिथुआनिया में 15,000 जो है ये क्रिप्टो में है। अगर आप क्रिप्टो में बाय या सेल करेंगे, 15,000 यूरो अगर आप क्रिप्टो में बाय या सेल करेंगे, तो वहाँ पे भी एक सीटीआर रिपोर्ट जो है वो वहाँ के एमएलआरओ रिपोर्ट सबमिट करेंगे एफआईयू को। तो इसके लिए कोई सस्पिशियस एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, इवन के सोर्स लेजिटमेट है, आप बैंक को सारा कुछ पता है, लेकिन ये एफआईयू की रिक्वायरमेंट है कि वो अगर 10,000 अगर किसी ने जमा करवाया, तो वो आपने डिपॉजिट करवाना है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसकी लिमिट मुख्तलिफ होगी, लेकिन मोर और लेस ये सीटीआर जो है ये बैंक्स ये करते हैं, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बैंक करते हैं एफआईयू को, अगर वो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड जो है वो मीट हो जाए। पाकिस्तान का मुझे क्राइटेरिया नहीं पता, यूएस का जो है वो 10,000 है। तो पीट की अब स्ट्रेटजी क्या है कि वो हमेशा कभी 9,000 करवाएगा। अच्छा, एक अमाउंट भी नहीं करवा सकता डेली, तो वो रैंडम अमाउंट करवाएगा। कभी 9,000 जमा करवा दी, कभी 8500 करवा दी, कभी 7,200 करवा दी, कभी 9,500 करवा दी। अगर वो 10,000 कराएगा तो सीटीआर फाइल होगी, तो वो पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा रैंडम अमाउंट होगी और हमेशा जो है वो 10,000 से नीचे होगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पैटर्न है, जो पैटर्न पीट यूज़ कर रहा है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? वो जो डेलिब्रेट एक्ट होता है कि जानबूझ के आप वो जो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड है, उसे अवॉइड करने के लिए आप ऐसी रकम जमा करवाएँ कि जो उस थ्रेशोल्ड को ना मीट करे। यानी कि वो जो करेंसी ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट है, उससे बचने के लिए अगर आप रैंडम अमाउंट जो 10,000 से कम है, वो जमा करवाएँ, तो इसे स्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरिंग इटसेल्फ एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो पीट यहाँ पे 2 क्राइम कर रहा है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ और उसके साथ-साथ स्ट्रक्चरिंग भी है। तो स्ट्रक्चरिंग इटसेल्फ जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अब पीट को ये तो नहीं पता कि वो स्ट्रक्चरिंग के साथ-साथ एक और जुर्म का मर्तकब भी हो रहा है। ख़ैर, यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग होगी, और स्ट्रक्चरिंग जो है ये भी डिटेक्ट की जा सकती है एएमएल ऑफ़िसर के थ्रू। अगर वो विजिलेंट हो, तो वो देखेंगे कि कैसे ये पीट, जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में कि नज़र आ रहा है कि ये बंदा जो है इसका प्रॉफ़िट हमेशा से रेस्टोरेंट का प्रॉफ़िट है और कभी भी 10,000 को टच नहीं करता, हमेशा 9,500, 8,500, 9,000 ये करीब-करीब रह रहा है 10,000 के, और 10,000 को टच नहीं कर रहा है। इट मीन्स के
यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो ये स्ट्रक्चरिंग जब होगी तो यहाँ पे फिर सस्पिशियस एक्टिविटी जनरेट होती है, तो वो हम आने वाली वीडियोस में उसे देखेंगे, जिसे SAR भी कहा जाता है, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ होती है, हम खैर इसे आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, प्लेसमेंट की रियल एग्जांपल हमने देखी, जहाँ पे कैश डिपॉजिट करवाया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ये बैंक के अलावा बाकी जगहों पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में है तो आप कोई गवर्नमेंट इशूड प्राइस बॉन्ड ले लें, या कोई गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप इन्वेस्ट कर दें कैश के थ्रू, तो वो भी एक प्लेसमेंट होगी। या अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी में आप वो कैश जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग की गर्ज से है, तो वो भी आपकी प्लेसमेंट ही कंसिडर होगी। फिनसेन जो है ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है यूएसए की, जिसे फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क बोला जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए यूएस में। हम FIUs के बारे में आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। CTR जो है वो करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है मैंडेटरी, जो कि एक ख़ास थ्रेशोल्ड पे बैंक्स जो हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट करते हैं अपने मुतलका FIU को। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट FIUs हैं, इन्हें FIU बोला जाता है, लेकिन इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे US में फिनसन है, कनाडा में फिनट्रैक है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रैक है, लिथुआनिया में FNTT है, पोलैंड में GIFI है। तो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट FIUs हो सकते हैं, डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो FIUs होती हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि FATF की रिकमेंडेशन है। ये भी हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रक्चरिंग को हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। ये डेलिब्रेटली आप स्प्लिट करते हैं अपने कैश डिपॉजिट को उस थ्रेशोल्ड से बचने के लिए जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, उसे स्ट्रक्चरिंग कहा जाता है, और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और अपीट की मनी जो है ये बैंक में चली गई, अभी मुकम्मल क्लीन नहीं है, अभी सिर्फ उसका प्लेसमेंट हुई है, अभी लेयरिंग बाकी है और बाद में फिर इंटीग्रेशन। तो ये दो स्टेप्स हैं जो आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होंगे। अगर आप मेरी AML कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं रेलेवेंट मटेरियल जो है वो भी हम शेयर करेंगे, और साथ साथ जॉब्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए AML के रिलेटेड तो वो भी उसमें शेयर की जाएगी। बहुत शुक्रिया।